हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी महायज्ञ सीरीज में फॉर योर अपकमिंग RIMC एग्जामिनेशन, जहां हम आपको करा रहे हैं स्टैटिक जीके का कंप्लीट पोर्शन विद 2000 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर ऑल्सो। सो स्टूडेंट, ऑन आहुति आज मैं वापस से डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन 50 क्वेश्चंस। तो करते हैं तपस्या, फिर से स्टार्ट विद आहुति नंबर 18। तो चलिए स्टूडेंट, बिफोर दैट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन जून RIMC राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, तो यू कैन टेक क्लासेस ऑन आवर ज्योमेट्री ऐप। आप हमारी ऐप पर ये क्लासेस ले सकते हैं, दोज हु वांट टू टेक द लाइव क्लासेस। और अगर आप फिजिकल स्कूल में तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर हॉस्टल फैसिलिटी। अगर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि कैसे हमारी लाइव क्लासेस होती है, हमारा कंप्लीट कंटेंट क्या है आपके इन एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। यहाँ पर लॉग इन करें विद योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट इज www.geometryschool.in। आप गूगल प्ले स्टोर से इस लोगों के जैसे हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ज्योमेट्री स्कूल से ये लोगो अपीयर होगा। आप ऐप में भी कंप्लीट डेटा देख सकते हैं कि किस तरह से सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन कराई जाती है। सो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होने जा रहा है टारगेट बैच फॉर RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2023-24। तो टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी ऑन लाइव क्लासेस ऑल्सो एज वेल एज इन द हॉस्टल फैसिलिटी ऑल्सो। अगर आप RIMC क्रैक करना चाहते हैं जून सेशन का, तो आप 1 जनवरी से हमारे हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप फिजिकल स्कूल में एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ अपना RIMC को टारगेट कर सकते हैं विद द टारगेट बैच। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट टीचर्स से क्लासेस मिलेंगी, साथ ही ग्रुप डिस्कशन, लाइव क्लासेस, यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं ऑन लैपटॉप, और एवरी थर्सडे एंड संडे हम लेते हैं स्टूडेंट्स के मॉक्स इन द फॉर्म ऑफ महा मॉक एंड मिनी मॉक, जिसका कंप्लीट पैटर्न एग्जाम पैटर्न पर बेस करता है। तो स्टूडेंट, अगर हॉस्टल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे 1 मंथ फी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 मंथ्स का प्लान भी ले सकते हैं, 6 मंथ की फीस आप इकट्ठा दे सकते हैं, और 1 आपको लगता है कि आप वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कंप्लीट ईयर, तो आप 1 ईयर का प्लान भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे हॉस्टल में प्रिपरेशन कराई जाती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC सैनिक स्कूल, नवोदय। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, इवन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट ऑल्सो। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगेन स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके 3 दिसंबर को इतना हेल्प करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से हिट हो जाएंगे, जिसका आंसर आप एग्जैक्ट लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GS का क्वेश्चन नंबर 1। What will be the change when iron get rusted? जब आयरन पर रस्टिंग हो जाती है, मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन। जब यहाँ आयरन कोरोड हो जाता है इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो व्हाट चेंजेस विल बी देयर? इट इंक्रीज्ड इन वेट, इट वेट इज डिक्रीज, नो चेंज टेक प्लेस, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली स्टूडेंट, जब मास ऑफ आयरन पर मास ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो डेफिनेटली देयर वेट इज इंक्रीज, बिकॉज इट इज अ केमिकल चेंज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर आयरन कंबाइन करता है with your oxygen to form a molecule that is known as ferrous oxide। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड तैयार होता है, जो कि एक केमिकल चेंज है जिसमें आपका आयरन रिएक्ट कर जाता है विद ऑक्सीजन। तो जो यहाँ पर मास ऑफ आयरन है ऑब्जेक्ट का, वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इट इज अ, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें आपके आयरन पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। दिस इज अ ऑक्सीडेशन और अ रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर इसमें स्टूडेंट, यहाँ जब आपका आयरन है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1।
Move on to the question number 2. The white part of the eye is called, as you can see, this white portion in our eye, that is this transparent portion that maintain the structure or the shape of the eyeball properly. साथ ही ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी इंजरी, आपकी आईज में कोई इंजरी होने से आई बॉल को उसका शेप प्रोवाइड करने में ये हेल्प करता है. साथ ही इट इज कवर्ड विद अ लुब्रिकेंट दैट विल मॉइस्चराइज योर आईज, जो आपके आईज को ड्राई होने से बचाता है. तो दिस व्हाइट पोर्शन इज नोन एज सेक्लेरा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. A very small portion of the moon that became visible to us is called, as you have seen that on new moon day or just before, after or before just new moon day, what we call in common language in new moon day, that is अमावस्या. जब आपका न्यू मून डे आता है तो बेसिकली जो आपको मून अपीयर होता है, अ वेरी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ मून, दैट इज नोन एज योर क्रीसेंट मून. तो व्हाट वी कॉल दिस मून, this simple or small portion of the moon, this small portion is known as crescent moon. Okay, it can be appear just after or before the new moon day. So C is the correct option for question number 3. Move on to the question number next. Dash contain arsenic and mercury. Arsenic and mercury, mercury is a metal. आर्सेनिक आपको किस यहाँ पर किस फॉसल फ्यूल में आर्सेनिक का ही पोल्यूटेंट यहाँ पर बनता है, वुड, पेट्रोलियम, कोल और नन ऑफ दीज. तो बेसिकली आर्सेनिक और मर्करी ये आपके एयर पोल्यूटेंट हैं जो किससे मिलता है, ऑन द बर्निंग ऑफ कोल. व्हेन यू विल गेट आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कोल एश. कोल एश कंटेन द आर्सेनिक और मर्क्यूरी. So coal is the correct answer that contain arsenic and mercury. C is the correct answer. Move on to the next question. This part of the human eye is filled with a clear watery fluid. Basically our eye is secularized, filled with a lubricant or the clear fluid that is known as vitreous humor. जो पार्ट होता है हमारी ह्यूमन आई का जो एक वाटरी फ्लूइड से भरा होता है, व्हाट वी कॉल्ड इट अ vitreous humor that contain the proteins also for the lubrication of your eye. D is the correct answer for this question. The percentage of nitrogen in air, very simple question, as you all know that air is a mixture of various gases. It is a mixture of gases that containing nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some inert gases. So basically the composition of air is gases, but nitrogen is present in the most abundant form, that is 78.8% is your nitrogen. Approximately 21% is your oxygen, and if we talk about it, there are the 0.03 is your carbon dioxide, and remaining other 9.57 are your inert gases that are present in the air. So percentage of nitrogen is 78.8%. D is the correct answer. RIMC में इस तरह के जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं because these are the part of your GK that you have studied in 4th, 5th or 6th, 7th classes. So D is the correct answer. Move on to the next question. The part of the dash that is visible to us is called pidna. किस हमारे ऑर्गन का पार्ट है विजिबल पार्ट, जिसको हम पीडना भी बोलते हैं. आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, इधर ए और बी. तो द विजिबल पोर्शन ऑफ अवर ईयर इज नोन एज पीडना, और वी कॉल्ड इट अवर आउटर ईयर, एंड अदर नेम फॉर आउटर ईयर इज ऑरिकल. वी ऑल्सो कॉल्ड इट ऑरिकल. तो आउटर ईयर इज विजिबल टू अस, दैट वी कॉल्ड पीडना. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. बॉल बियरिंग इज यूज टू डैश फ्रिक्शन. बॉल बियरिंग यूज किए जाते हैं मशीनरी पार्ट में टू व्हाट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या करने के लिए. सो बिफोर टू नो दैट व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मोशन की को अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाला एक फोर्स इज नोन एज योर फ्रिक्शनल फोर्स. वी कॉल्ड इट फ्रिक्शनल फोर्स अ नेसेसरी इविल, जिसका होना भी बहुत जरूरी है और होने से जो नुकसान भी बहुत ज्यादा करता है. फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, आपके शूज के सोल घिस जाते हैं. तो इसी तरह ये मशीनरी पार्ट्स को भी घिस देता है. तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए वी आर यूजिंग द बॉल बियरिंग. तो बॉल बियरिंग मशीनरी पार्ट में यूज की जाती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, जिससे कि आपके मशीनरी पार्ट जल्दी से घिसे नहीं, वो पुराने नहीं हुए, क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के, इसीलिए इसे नेसेसरी इविल भी कहा जाता है. तो बॉल बियरिंग यूज की जाती है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन सबसे स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन होता है. स्टैटिक इज द
greatest and then sliding and rolling is the smallest one. These are the types of friction. So ball bearing are used to reduce the friction. B is the correct answer. Skies have dash area to reduce the pressure on the snow. आपने देखा है जो स्कीइंग करते हैं वो यहाँ पर जो स्कीइंग यूज करते हैं स्कीइंग करने के लिए, तो उनका जो एरिया है वो कैसा होता है, टू रिड्यूस द प्रेशर. हमको प्रेशर को क्या करना है, रिड्यूस करना है. एंड यू एज यू ऑल नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो बेसिकली प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया. तो अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो स्क्वाइज हैव लार्ज एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर. एज यू ऑल नो आप अपने बैग्स में शोल्डर पर बैग को हैंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमारी स्ट्रिप्स आजकल बैग्स में कैसी आती है, ब्रॉड आती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम पड़ता है. क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा. तो प्रेशर को कम करने के लिए स्कीइंग करने के लिए क्या लिया जाता है, स्कीइंग्स जो होते हैं लार्ज सरफेस एरिया होता है जिससे कि प्रेशर कम हो जाता है. एज यू ऑल नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो स्कीइंग्स हैव लार्ज एरिया टू रिड्यूस द प्रेशर. सो ए इज द करेक्ट आंसर. Move on to the next question. Illegal hunting of animal is called. Illegally animals को उनके body parts के लिए kill करना. What we call this term? We called it poaching. And the illegal hunters are known as poachers. They are known as poachers. So poaching is a term that is used for the illegal hunting for their valuable parts like their tusk, like their skin, their horns for making Asian medicines. तो ये हमारे कुछ animals के important parts होते हैं जिनके लिए जानवरों को illegally kill किया जाता है. तो we use a term for this. Poaching is the correct answer. Move on to the next question. Hydrocarbons burn with a blue or dash flame. Basically जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो आपके होते हैं, जो फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं विद ऑल द बॉन्ड्स के साथ, जिन्होंने अपने ऑल द वैलेंस बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, वो किस फ्लेम के साथ जलते हैं. जैसे कि एलपीजी आपका ब्लू फ्लेम के साथ जलता है. साथ ही सूदी, यहाँ पर सूदी येलो कलर भी अपीयर होता है. आपने आउटर जोन देखा है फ्लेम का, उसके बाद इनर जोन देखा है, मिडिल जोन. तो यहां पर जो फ्लेम होता है वो ब्लू इधर येलो कलर से जलेगा. कौन सा, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. Wood, charcoal, cow dung, cakes, coal are the example of dash fuels. Liquid fuel, gaseous fuel, solid fuels, none of these. So as you all know, petrol or diesel is your liquid fuel. They are in the form of liquid. Gaseous की बात करें तो your LPG, cooking gas, your CNG, automobile gas is a gaseous fuel. Solid fuel की बात करें तो you can see wood is a solid structure, charcoal, cow dung, cakes or coals, these are the solid fuel. So C is the correct answer. Shells of dash are used in toothpaste to give it a gritty texture. आपने देखा आपके टूथपेस्ट में जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो किसकी शेल्स से निकाले जाते हैं जिससे कि आपका टूथपेस्ट थोड़ा सा ग्रिटी टेक्सचर का होता है. तो बेसिकली वी यूज to form these granules in the toothpaste. These are the diatoms algae. The diatoms algae are the photosynthesizing algae that are autotrophic in nature. You know that algae basically क्या होती है? Algae are the very small plants that are able to prepare its own food. We call them algae. तो बेसिकली algae हमारी फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो अब डायटम्स क्या करती हैं, डायटम्स यूज किए जाते हैं, शाइनी होते हैं, काफी कलरफुल फॉर्म में मिलते हैं ये वाटर की अप लेयर पर. ये क्या करते हैं, ये जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर में उसको चेंज करते हैं इनटू द ऑक्सीजन. डायटम्स का ये भी यूजफुल होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ये कन्वर्ट कर सकती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में. तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई. यहां पर हमसे पूछा है कि किसकी शेल्स को यूज किया जाता है हमारे टूथपेस्ट में उसको ग्रैन्युलर और ग्रीटी टेक्सचर देने के लिए. तो करेक्ट आंसर इज डायटम्स. दीज आर द कलरफुल शाइनी एल्गीज. ए इज द करेक्ट आंसर. एक्राइलिक फाइबर आर ऑल्सो नॉन एज. एक्राइलिक फाइबर्स को क्या भी कहा जाता है. तो बेसिकली जो आपकी आर्टिफिशियल वूल होती है दे आर योर एक्राइलिक फाइबर्स. क्योंकि नेचुरल तरीके से जो वूल आपको अवेलेबल होती है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू इट्स रेयरली अवेलेबिलिटी. सो तो जो हम एक्राइलिक फाइबर बनाते हैं, आर्टिफिशियल वूल बनाते हैं, तो उन्हें क्या भी कहा जाता है. तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्राइलिक फाइबर लाइक क्रेसलेन इज अ एक्राइलिक फाइबर. साथ ही हमारा जेफ्रीन आता है और ऑर्लोन. तो ऑर्लोन एंड एक्रेलियन इज द अदर नेम ऑफ एक्राइलिक फाइबर. तो सी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज योर आर्टिफिशियल वूल.
विच ऑफ दीज इज एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन आप जानते हैं जब आपका रेन होती है और जितना भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट होता है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये वो हार्मफुल गैसेज हैं जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज से, पेट्रोलियम के इनकम्प्लीट कंबशन से निकलती है। और जब आपके ये रेन वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं तो दे विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, दे विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग्स को अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एसिड रेन जो होती है वो किसको अफेक्ट करती है? ग्लोबल वार्मिंग, अर्बनाइजेशन, मार्बल कैंसर। तो बेसिकली जो एसिड रेन का इफेक्ट है वो किस पे देखा जाता है? ऑन द डेस्ट्रोएशन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो है कलर क्या होने लग जाता है? कलर हटने लग जाता है, जिसको हम जैसे इसको हम ताजमहल हमारा क्या होने लग रहा है? येलोइश होने लग रहा है। उसका संगमरमर मार्बल जो है वो येलोइश होने लगा है एसिड डलने की वजह से, उसका जो शाइन है वो कम होने लगी है। तो ये कंडीशन हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को मार्बल कैंसर। तो बेसिकली एसिड रेन का एक डिसएडवांटेज है मार्बल कैंसर। तो ये इफेक्ट भी है एसिड रेन का। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस वाज लिबरेटेड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता है एक सिटी भोपाल में हुई थी, जो किस दिन हुई थी? दिसंबर 3, 1984 को ये हुआ था, जिसमें कौन सा गैस लिबरेट हुआ था और ये हुआ कहाँ था? कभी कभी RIMC में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। तो इट वाज हैपन इन यूनियन कार्बाइड सब्सिडरी पेस्टिसाइड प्लांट। सब्सिडरी पेस्टिसाइड प्लांट था जहां पर प्लांट से पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो वहां से जो गैस रिलीज हुई थी उसका क्या नाम था? तो इट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से 15,000 ऑफ पीपल वर डाइड एंड अबव 60,000 पीपल्स वर अफेक्टेड फ्रॉम दिस गैस। तो दिस गैस वाज एक्सीडेंटली और डिजास्टरली लिबरेटेड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड करेक्ट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनेट। बी is the correct answer. Human body is made up of several chemical elements. You know that our body is made up of carbon, oxygen, hydrogen. The element present in highest proportion means 65% जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, that is your abundance in oxygen. हमारी बॉडी में अप्रोक्स 65% होती है ऑक्सीजन to make up our body. C is the correct answer. The most malleable metal is, firstly we have to know that what is malleability. Malleability is the property of metals by which they can be changed into thin sheets, जिनको बीट करके thin sheets में बदला जा सकता है। तो among these of following which is the most malleable metal? Platinum, silver, iron, gold. तो correct answer is your gold. Gold is the most malleable metal of which 1 gram of gold can easily be converted into a very thin sheet that you can form a ट्रांसल्यूशेंट शीट ऑफ फ्रॉम दिस। तो इससे एक ट्रांसल्यूशेंट शीट बनाई जा सकती है जिसके हल्का हल्का सा आप आर पार देख सकते हो। तो गोल्ड अमंग दिस, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल और सेकंड नंबर पर सिल्वर आपका मोस्ट मैलिएबल है, जिसे आप बीट करके किसी भी शेप में डिजाइन कर सकते हो। डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट आपके आंसर्स भी बिल्कुल ठीक आ रहे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आज आपने आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? किस सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया जाता है? बेसिकली जो आपका नेचुरल सिल्क होता है, जो हमें ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म, तो रेयरली अवेलेबल होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है प्योर सिल्क। तो उसी की तरह आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है मशीन के थ्रू बाय यूजिंग द पल्प फ्रॉम वुड। सेल्यूलोज से बेसिकली ये बनाया जाता है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज दैट artificial silk? That contain a texture like natural silk, that is rayon is known as the artificial silk. B is the correct answer. स्टूडेंट बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है विद द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तो आप हमारे पैकेजेस खरीद सकते हैं ऐप पर जाकर, जहां आपको इसी तरह का टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज मिलेगी, जिससे आप सैनिक स्कूल, RMS, RIMC के क्वेश्चंस का भंडार ले सकते हैं फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप सैनिक 6th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन परचेज अवर परमवीर कोर्स, महावीर कोर्स, वीर पैक, जो अभी टाइम चल रहा है क्योंकि 8 जनवरी को आपका एग्जाम है और आपकी प्रिपरेशन अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं है। तो आप हमारा कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट मिलेंगे। साथ ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर RMS 9 बॉयज, तो आप जैगवर या रुद्रा कोर्स परचेज कर सकते हैं। रुद्रा कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्योंकि इस टाइम पर जितना हेल्प आपको
क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेगा और कुछ हेल्प करने वाला नहीं है। इस टाइम पूरा थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, इस टाइम प्रैक्टिस करने का टाइम है। सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का टाइम है। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें तो इसके लिए आप हमारे ये मिनी मॉक्स के और मॉक्स के जो है पैकेज खरीद सकते हैं ऐप पर जाकर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अगर आप 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देयर आर 2 कोर्सेज, चिनूक और तेजस। तेजस में आपको कंप्लीट हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं डेली। तो इसी तरह अगर आप 9th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सैनिक तो आप हमारा अशोका कोर्स, कीर्ति और शौर्य में कंप्लीट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट की फॉर्म में, एग्जाम बूस्टर मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारी ऐप या वेबसाइट को विजिट करके, दैट इज www.geometryschool.in। आप ऐप पर जाइए या आप वेबसाइट विजिट करें, यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी और कर सकते हैं मोबाइल नंबर के साथ, तो आप किसी भी कोर्स को जाके वहां से अवेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप RIMC एस्पायरेंट है तो आप कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हैं जिसमें आपको स्टेप कंप्लीट जीके, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ग्रामर और आप कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, टॉपिक वाइज क्विजेज होंगी। सो स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टू क्रैक द एग्जाम यू कैन अवेल एनी ऑफ द कोर्स। सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। इनमें से किसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है? बेसिकली जो आपका एनिमल स्टार्च की हम यहाँ बात करें जो हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं द पॉलीमेरिक यूनिट ऑफ ग्लूकोज दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। एज यू नो देयर इन प्लांट्स देयर इज अ सेल्यूलोज द पॉलीमेरिक यूनिट ऑफ ग्लूकोज, बट इन ह्यूमंस और इन एनिमल्स द स्टार्च stored in the form of glycogen. This is a polymeric chain of glucose that break down first starch into amylose, then amylopectin, then this amylose will slowly converted into glucose in the metabolic pathway. So animal starch is known as glycogen that is stored in our body in the form of glycogen. B is the correct answer. Next question, a solar eclipse occur when? Solar eclipse कब होता है? As you all know that in our solar system sun is the head of the family and around there is the elliptical pathway on which all the planets revolve around it and all the planets not all the planets containing their natural satellite, जैसे अर्थ has its natural satellite we called it moon। तो बेसिकली जो हमारा सन के सामने जो रोटेट करते हैं हमारे प्लैनेट्स वो एक फिक्स पाथ में रोटेट करते हैं इन एलिप्टिकल फॉर्म, बट जो हमारे प्लैनेट के साथ जो नेचुरल सैटेलाइट मूव करती हैं डू नॉट मूव इन अ एब्सोल्युटली फिक्स्ड ऑर्बिट। तो जब अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन और मून यहाँ पर रोटेट करता है अराउंड अर्थ, तो जब इसी सीरीज में मून कम्स बिटवीन इनटू द अर्थ एंड द सन एट दैट कंडीशन इज नोन एज द सोलर एक्लिप्स। तो मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून रिवॉल्यूट करते हुए अर्थ और सन के बीच में आ जाता है एट द सर्टेन टाइम्स, और ये ओकेजनली होता है, हमेशा नहीं होता है। तो सोलर एक्लिप्स जो है ओकेजनली अकर होते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। अभी हमने प्लैनेट की बात करी थी कि प्लैनेट्स के पास अपने कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, जैसे जुपिटर के पास अप टू 60 सैटेलाइट्स हैं। इसी तरह हमारे मार्स के पास फोमोस और डिमोस है, टाइटन है, टाइटेनिया है, ट्रिट्रॉन है, गाइनीमेडी है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स के अपने। जैसे अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून। तो इसी तरह से जो टाइटन है वो किसका सैटेलाइट है? तो बेसिकली टाइटन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो ये क्वेश्चन RIMC में पता नहीं कितनी बार आ गया है आज तक और इंपोर्टेंट भी है। तो टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। इसी तरह यूरेनस की बात करें तो यूरेनस की जो बिगेस्ट सैटेलाइट है दैट इज टाइटेनिया, और उसी के बाद द लास्ट प्लैनेट दैट इज नेपट्यून की बात करें तो इट्स सैटेलाइट इज ट्रिट्रॉन। तो आप इसे इस सीरीज में लर्न कर सकते हैं, टाइटन, टाइटेनिया, ट्रिट्रॉन, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो सैटर्न की जो सैटेलाइट है वो है टाइटन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. The reaction which converts sugar solution into alcohol and this reaction is known as fermentation. तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन, जिसमें यीस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, दिस इज अ सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यीस्ट को हम क्या करते हैं? एनारोबिकली क्या कराते हैं? रेस्पायर कराते हैं ऑन द शुगर सिरप सॉल्यूशन। इट विल कन्वर्ट एनारोबिकली इनटू अल्कोहल एंड प्रोड्यूसेस अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ ATP, adenosine triphosphate, 2 molecules of ATP. So this reaction is known as fermentation and it was first discovered by Louis Pasteur in
1857 ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्मेंटेशन का डिस्कवर किसने किया है, तो लुइस पास्चर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस का भी डिस्कवर किया है। इन 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया है। द रिएक्शन इन विच शुगर कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय यूजिंग अ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी या फंगस। सी इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. The most electronegative element, basically electronegativity क्या होती है? The tendency to attract the electrons. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, एंड गॉट द नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड वी कॉल्ड इट आयंस एट दैट टाइम। तो इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? तो अगर आपको सीरीज याद करनी है तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम हेयर टू देयर। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना ही क्या होगा इन द न्यूक्लियस। तो आपको पता है एटम की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी ऑर्बिटल शेल्स में रोटेट करते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीजिंग इन द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीजेस, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने होंगे एटम को टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द ऑर्बिटल। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन यहाँ पर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर बेसिकली एटॉमिक रेडियाई घटती जाती है। तो उतना ही ज्यादा जितनी एटॉमिक रेडियाई घटेगी उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। दैट्स व्हाई देयर फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मोर देन द ऑक्सीजन ऑल्सो। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ। स्टूडेंट आपने डेटिंग टेक्निक रेडियो कार्बन मीन्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप एलिमेंट हम यूज करके किसी की एज का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं वो क्या है? आइसोटोप्स यहाँ पर जैसे कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 14 हमारा नेचुरल स्टेट में मिलता है, तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो बेसिकली जो रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक है वो यूज की जाती है टू डिटेक्ट द एज ऑफ द फॉसिल्स के इनके अंदर कितना कार्बन कंटेंट है। ये हम कैसे यूज करते हैं? बाय यूजिंग अ कार्बन दैट इज द 14 कार्बन। कौन सा आइसोटोप? कार्बन का 14। तो ये यूज किया जाता है टू डेट द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग अ रेडियो एक्टिव। कितना रेडियो एक्टिव किसी भी में ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, लाइक कार्बन की प्रेजेंस अगर हमें चेक करनी है फॉसिल में कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं? बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 को यूज किया जाता है। तो ये टेक्निक किस लिए यूज होती है? टू डिटेक्ट द एज ऑफ द फॉसिल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटमॉस्फेयर हीटेड मेनली ड्यू टू, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यू नो दैट अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है द ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो इसकी कुछ लेयर्स है जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में मोस्टली हीटेड किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द आइनोस्फेयर, जहां से हमारी सन रेडिएशंस आती है। तो इट इज मेनली अकर ड्यू, इसका जो लैंड है वो हीट अप होता है ड्यू टू द अपकमिंग रेडिएशन, जो फिर कन्वेक्शन करंट के थ्रू पूरे एयर को गर्म करती है। तो रेडिएशन इज द मेन सोर्स टू गेट आवर एटमॉस्फेयर हीटेड। तो रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। इकोज आर प्रोड्यूस ड्यू टू, यू नो दैट कि जब आप कहीं भी एम्प्टी एरिया में होते हैं तो वहां पर आपको जो रिवर्सिंग बैक होके साउंड आती है आपके पास, दैट इज नोन एज इकोइंग। तो ये इकोइंग किसकी वजह से होता है? जब आपकी साउंड किसी एरिया से टकराकर वापस आती है तो द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड। तो इसी तरह बाउंसिंग बैक को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो जैसे आपका लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है, इसी तरह जब साउंड रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है तो दैट साउंड इज नोन एज द इको। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड is the correct answer. Move on to the next question. The cause of water movement against gravity in the plant stem. आपने देखा है कि जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है और इसका स्टेम में ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होना टू मूव टू द
leaves. This is done with the help of transpiration. You know that transpiration is the loss of extra water in the form of vapor from the leaves. Vapor की form में जो extra water loss होता है from the leaves on the through the stomata, that process is known as transpiration. तो against gravity जो water का movement होता है stem में वो होता है because of the transpiration. क्यों? क्योंकि plant को अपनी cells को normal रखने के लिए extra water को loss करना होता है. तो B is the correct answer. नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है दैट इज यूज टू रिमूव द नेल, यहाँ पर हम जो नेल पॉलिश हटाने के लिए रिमूवर यूज करते हैं, इट कंटेन एसीटोन, फ्लोरीन, डायमंड, कार्बन ब्लैक. तो द केमिकल दैट इज कंटेनिंग इन द नेल पॉलिश रिमूवर इज प्रोपेनॉन. प्रोपेनॉन इज द IUPAC name और the simple name of the acetone. This is the ketone group, functional group इसमें होता है ketone. तो ये common name है इसका propanone. Means propanone is made up of 3 carbon and 6 hydrogen. You know that carbon has 4 valency. It can join any of the 4 atoms of anybody. तो यहाँ पर H, H, H और साथ ही यहाँ पर H. तो C3 H6 एंड O. तो कार्बन यहां पर जुड़ता है O से. कौन सा ग्रुप है ये? ऑन ग्रुप और द कीटोन ग्रुप. तो यहां पर C3H6O. तो ये हमारा प्रोपेनोन होता है जो हमारे नेल पॉलिश रिमूवर में मिलता है, दैट इज एसीटोन. अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसका कीटोन है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO जो अटैच होता है विद द कार्बन फ्रॉम इट्स वन साइड. तो 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4. तो जो यहाँ नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो है एसीटोन. ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is a scalar quantity? What is a scalar quantity? फिजिक्स में हम टर्म यूज करते हैं स्केलर क्वांटिटी. वो जो भी यहाँ पर टर्म्स होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट देयर इज नो डायरेक्शन एट ऑल, ऑल दीज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी. तो एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ओनली द स्पीड हैज मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज देयर. तो स्पीड इज योर स्केलर क्वांटिटी लाइक मास, वॉल्यूम, time, distance, speed, temperature, all these are your scalar quantity, but acceleration, displacement, all these are your vector quantity. Vector quantity means they have magnitude also and they have direction also. So speed is the correct answer for scalar quantity like mass, volume, time, और यहाँ पर हमारा distance, density, temperature, area, all these are the scalar quantity. Move on to the next question. The enzyme which digests the protein, as you all know, when we eat the leguminous pulses like gram, chickpeas, kidney beans, all these containing the protein, and the digestion of protein will take place in our stomach with the help of which enzyme? That is pepsin. Pepsin is the enzyme that is capable to degrade your protein into peptides, and peptides further will convert it into the amino acids for the body building of our body. So pepsin is the correct answer. तो protein is digested by pepsin enzyme. B is the correct answer. The study of fruits is known as. फ्रूट की स्टडी क्या कहलाती है? तो बेसिकली इसकी जो स्टडी कहलाती है, तो द मीनिंग ऑफ फ्रूट इन लैटिन लैंग्वेज इज पोमम. बेसिकली जो यहाँ पर फ्रूट को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है वो पोमम कहा जाता है, एंड द लॉजी इज द स्टडी. तो फ्रूट्स की स्टडी कहलाती है पोमोलॉजी. इन बॉटनी, तो द ब्रांच ऑफ साइंस बॉटनी इन विच वी स्टडी द फ्रूट, दैट इज नोन एज पोमोलॉजी. ए इज द करेक्ट आंसर. Move on to the next question. Which of the following part of the sun is easily visible only during a total solar eclipse? जब सन के ऊपर पूरा टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो द पार्ट, यहाँ पर मून उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है शैडो से. तो यहाँ पर जो ये सिल्वरी, शाइनी सिल्वरी पोर्शन हमें नजर आता है अपने मून का, व्हाट वी कॉल इट कोर, फोटोस्फेयर, सन स्पॉट्स, कोरोना. तो दिस आउटर पोर्शन इज नोन एज कोरोना. तो वी आर एबल टू सी ओनली द आउटर पोर्शन ऑफ द सन, दैट is known as corona. So D is the correct answer. Move on to the next question. As you go down into well, your weight, what will happen to your weight? जैसे ही आप अर्थ, well कहाँ बनाया जाता है? By digging the earth. तो जैसे ही आप अर्थ में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो your weight will decrease slightly, because जो आपका ग्रेव मास है वो चारों तरफ लगने लगता है due to the, because you know that at the center of the earth the gravity is 0. तो जो सेंटर पे हमारे अर्थ के क्या होती है? ग्रेविटी 0 होती है. तो जब
जब ग्रेविटी यहाँ पर इसकी पुलिंग टेंडेंसी 0 होने लगेगी तो हमारा वेट भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो जैसे ही आप वेल में नीचे की तरफ मूव करते हो तो आपका वेट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। बी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ फिनोमिना एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं लाइक कायरोमीटर, दैट इज यूज टू मेजर द सब्सटेंस विद द वेरी लो टेम्परेचर। तो द स्टडी और द फिनोमिना एट वेरी लो टेम्परेचर इज नोन एज कायरोजेनिक्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया। जो हमारा नेशनल साइंस डे होता है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है और क्यों? तो बेसिकली दिस डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर द सीवी रमन, सर C.V. Raman for his effect, what we call its effect, that is Raman effect, a very great achievement in physics that will show the spectrum of light with the different wavelength। की लाइट जब भी पास होती है, रेडिएशंस जो होती हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो ये कंप्लीट जो इफेक्ट है ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स में, दिस इज नोन एज रमन इफेक्ट। तो इनको ऑनर करने के लिए 28 फरवरी को रमन इफेक्ट के लिए सर C.V. रमन को ऑनर करने के लिए साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ड्यू टू अ ग्रेट अचीवमेंट इन साइंस। तो February 28 इज द एग्जैक्ट डेट। आई होप स्टूडेंट ये जनरल क्वेश्चंस आप सभी को पता होंगे, बट आज आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 50 में से आज आपने कितना स्कोर किया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट। जब हमारे, यू नो दैट किडनी इज अवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये क्या करती है, ये ब्लड को फिल्टर करने के बाद यूरिन फॉर्म करती है। तो ब्लड कैसे फिल्टर होगा? ब्लड फिल्टर होगा हमारे किडनी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज द नेफ्रॉन। किडनी में जो हमारी फिल्टरिंग यूनिट होती है व्हाट वी कॉल देम नेफ्रॉन। तो जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं वो पर मिनट कितने एवरेज ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई कर सकती है, कितने ब्लड को वो वहां से फ्लो कराती है? तो दैट इज 1200 cc मींस क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो यूनिट है बेसिकली हमारे टोटल ब्लड में से पर मिनट में कितना ब्लड, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड वो यहाँ पर प्यूरिफाई कर सकती है। तो दैट इज 1200 cc। बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करके, जीन्स की स्टडी करके, उनको इंजीनियर करके सबसे पहला हार्मोन कौन सा बनाया जाता है गया था? तो इंसुलिन वाज द हार्मोन। बेसिकली इंसुलिन हमारे पेंक्रियाज, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यहाँ पर जो शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है, अगर ये प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का नहीं हो पाता है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। तो अगर इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर ग्लूकोज, तो जिसकी बॉडी में नहीं होता है तो उसे इंजेक्ट कर सकते हैं हम जेनेटिकली इंजीनियर हार्मोन डाल के इंसुलिन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन वाज द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। What is the trade name of world first malarial vaccine developed by GlaxoSmithKline? जो सबसे पहले मलेरिया की वैक्सीन बनाई गई थी वो किस ट्रेड नेम, किस कॉपीराइट से, ट्रेड नेम से मार्केट में सेल की जाती है? दैट इज मॉक्स्यूरिक्स। मॉक्स्यूरिक्स इज द नेम ऑफ द वैक्सीन दैट इज डेवलप्ड बाय द GlaxoSmithKline। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द मैमल्स। बच्चों नॉट ट्रू पूछा है तो सबसे पहले आप नोट को हाईलाइट कर ले वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। दे पजेस हेयर ऑन बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सम ऑफ दे लैग एग, यस। जो मैमल है लाइक प्लेटिपस एग ले करता है। देयर हार्ट इज 3 चैम्बर, नो। ऑल द मैमल्स कंटेनिंग अ हार्ट फॉर मेंटेनिंग देयर रेगुलेटिंग देयर टेम्परेचर, दैट इज 4 चैम्बर। सम आर एक्वेटिक, यस मैमल्स एक्वेटिक होती है, लाइक शार्क आपका मैमल है और एक्वेटिक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वो है हमारा कि उनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। नहीं, देयर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर नॉट ट्रू के लिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोनोमसली ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा, PPLO, that is present in the respiratory tract of the human being also. The complete name is Pleuropneumonio like organism. It is a very small microorganism that is of size 0.001 मिलीमीटर का इसका साइज होता है। वायरस से भी छोटे होते हैं। वायरस भी एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है पर ये कैपेबल नहीं है अपनी ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए जब तक इसको होस्ट बॉडी नहीं मिल जाता। तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ। सी इज द करेक्ट आंसर।
फ्रॉम विच प्लांट इज द टर्पेंटाइन ऑयल एक्सट्रैक्टेड। टर्पेंटाइन ऑयल की हम बात करें तो हिंदी में इसको हम तारपीन का तेल भी बोलते हैं, जो बेसिकली आपने देखा होगा कोल्ड में जब हम विक्स वेपोरब को अपनी बॉडी पर रब करते हैं तो जो ऑयली स्टिकी ऑयली होता है वो किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म स्पीशीज, दैट इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, पाइन ट्रीज की स्पीशीज का है, दैट इज पाइनस से हम इस टर्पेंटाइन ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द रेजिन्स ऑफ द पाइन ट्री। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघनाथ शाह इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। मेघनाथ शाह का बेसिकली जो अचीवमेंट है वो है ऑन द थ्योरी ऑफ थर्मल आयनाइजेशन। थर्मल आयनाइजेशन की थ्योरी इन्होंने दी थी इन विच ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज इन फिजिक्स। तो मेघनाथ शाह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस फील्ड में है, इन फिजिक्स, और ये थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट करी थी 1920। तो करेक्ट आंसर इज फिजिक्स। मेघनाथ शाह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिजिक्स में है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मसल फटीगनेस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब आपके मसल्स फटीग हो जाते हैं मींस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, जब आपके मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो आपका जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट के बाद डायरेक्ट CO2 और H2O और ATP में कन्वर्ट ना होने की बजाय उसका इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। तो जो मसल्स की फटीगनेस होती है वो होती है ड्यू टू द लैक्टिक प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। बी इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप देखते हैं कि लीव्स में जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अगर आपको स्टार्च की प्रेजेंस शो करना है या आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लाइक पोटैटो में यहाँ पर आप आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये स्टार्च को क्या कलर प्रोवाइड करता है, तो इट विल प्रोवाइड ब्लू ब्लैक कलर। तो आयोडीन टेस्ट करने पर जो स्टार्च है वो किस कलर का प्रोवाइड करता है, ब्लू ब्लैकिश कलर का कंप्लीट यहाँ पर पोटैटो हो जाता है, दैट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सी इज द करेक्ट आंसर। इन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीजेज एट, तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस में जो हमारा वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइस एट व्हाट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पर केल्विन की बात करें तो केल्विन में हमारा अप्रोक्स 273.5 समथिंग केल्विन में हमारा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका लिक्विड वाटर विल चेंज इनटू आइस। तो दीज आर द टेम्परेचर्स। तो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री पर हमारा जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a chemical property of aluminium? You know that aluminium is a element, it is a metal. इसकी कुछ physical property होती है, कुछ chemical, तो हमें choose करना है among the four which one is its chemical property. It corrode with air. Yes, ये corrode हो जाता है, इसमें corrosion लग जाता है with air, तो ये chemically react कर जाता है with air, तो ये क्या हो गई chemical property. It is soft and malleable. ये इसकी physical property है. It melt. ये melt हो जाता है इतने temperature पर. It is also its physical property. Its density लिक्विड इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इट इज ऑल्सो इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, द केमिकल रिएक्शन इट विद एयर, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट कोरोड विद एयर। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉर्टर डिजीज इज एसोसिएटेड विद, किस इंडस्ट्री के साथ सॉर्टर डिजीज होता है? बेसिकली जो आपके कैटल्स होते हैं लाइक शीप और गोट, ये किसी एक बैसिलस एंथ्रेक्स से अफेक्टेड होते हैं जो डिजीज कोज करता है एंथ्रेक्स, एंड द बैक्टीरिया इज नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये जब इससे अफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से जो वूल इंडस्ट्री में शीप और गोट से वूल हम निकालते हैं बाय द यहाँ पर शॉर्टिंग करके उनको वॉश करके, तो इसी तरह से वूल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले लेबर जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं एक डिजीज से जिसे सॉर्टर डिजीज कहते हैं। तो इट इज एसोसिएटेड विद द वूल इंडस्ट्री। बी इज द करेक्ट आंसर। एन एरोप्लेन इज एबल टू फ्लाई बिकॉज, एरोप्लेन जो है हवा में उड़ पाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज जो एयर होती है उसका जो एरोप्लेन के बेसिकली जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के वो इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो एयर के प्रेशर को जब कट करते हैं तो एयर का प्रेशर यहाँ पर ऊपर नीचे कम हो जाता है जिसकी वजह से एयर मूविंग कंडीशन में ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाती है। तो एरोप्लेन का फ्लाई करने का रीजन है जो मूविंग एयर होती है दैट कैन इजिली लिफ्ट अप द ऑब्जेक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
Move on to the next question. The image of an object formed using the convex side of a steel in spoon. Basically जो आपके मिरर होते हैं, it containing a two side, that is this one, the upper portion, और जो आपको इस तरह से नजर आ रहा है upper portion, this mirror is type is known as convex mirror. और जो ये cave like structure होती है, these are known as your spherical mirror का ये part होते हैं, तो this is your concave mirror. तो basically जो image बनती है यहाँ पर convex side पर spoon की, this is your convex side, this is your concave side, अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर जो इमेज होगी वो हमेशा सीधी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और वो अब ओरिजिनल साइज से स्मॉलर होगी. तो कॉन्वेक्स साइड पर मिरर की जब भी इमेज बनेगी वो स्मॉल बनेगी, इरेक्ट बनेगी. जैसे आप कॉनकेव में देख पा रहे हो, इट इज इन्वर्टेड. तो ये कैसी होती है कॉनकेव में ये इन्वर्टेड होती है, और कॉन्वेक्स में ये सीधी होती है, वर्चुअल होती है, स्मॉलर होती है. ए इज द करेक्ट आंसर. द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल ऑब्टेन इन अ फ्यूज स्टेट. अगर आपको कोई भी मेटल फ्यूज स्टेट में चाहिए तो जब भी उस मेटल को हम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, फिर हम इसकी करते हैं रिडक्शन रिएक्शन बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट कैन रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एंड वी कैन गेट अ मेटल इन द फ्यूज्ड फॉर्म. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग के प्रोसेस से मींस यहां पर हमको करना है ऑक्साइड ऑफ मेटल को हम हीट करेंगे विद the reducing agent to get the metal in the fused state. That process is known as smelting. A is the correct answer to extract the metal in fused state. इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स इन देयर बॉडी. जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक कॉकरोचेस, तो उनकी बॉडी पर स्मॉल होल्स होते हैं जिनसे वो ब्रीथ करते हैं. मींस एयर को अपने ट्रैकिया तक पहुंचाने के लिए दे विल यूज देयर स्मॉल होल्स एंड व्हाट वी कॉल दीज स्मॉल होल, दीज आर नोन एज स्पैरिकल्स. तो हमारा जो कॉकरोचेस लाइक इंसेक्ट होते हैं वो अपनी बॉडी पर किससे सांस लेते हैं? स्पैरिकल्स, द स्मॉल होल्स दैट मूव द एयर टू द ट्रैकिया. डी इज द करेक्ट आंसर. सेल्यूलोज कंपाउंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू बॉडी. जैसे आपको पता है हम कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं जो हमारी बॉडी में डिसॉल्व या ब्रेक डाउन नहीं हो पाते क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता है, जो बेसिकली रूमिनेंट्स, काउ, गोट और डियर इनमें प्रेजेंट होता है, जो इनको सेल्यूलोज को पचा सकता है, दिस वुडन पोर्शन. बट हम इन्हें फिर भी लेते हैं बिकॉज दे हेल्प अस टू प्रोवाइड द वाटर इन अवर बॉडी. दीज ऑल आर नोन एज रफेज, जो हमें डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं, स्टूल्स को पास होने में हेल्प करते हैं, तो इनसे हमें मिलते हैं फाइबर. तो बेसिकली ये सेल्यूलोज कंपाउंड जो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, दीज आर नोन एज फाइबर्स. और कॉमन लैंग्वेज में हम इस सैलेड को सबको रफेज भी बोलते हैं, जो हमारी वाटर क्वांटिटी को पूरा करते हैं और डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं. ए इज द करेक्ट आंसर. प्रोसेस्ड फूड जनरली लाइक, जो हमारे पैकेट फूड आते हैं, पैकेज फूड जो होते हैं जनरली उनमें क्या नहीं होता है? विटामिन, स्टार्च, मिनरल, फाइबर. तो उनसे हमें नहीं मिल पाते हैं फाइबर्स और अवर माइक्रो न्यूट्रिएंट, बिकॉज ये जो रेडीमेड फूड होते हैं इनमें किसी भी तरह के फाइबर्स हमें नहीं मिलते हैं. तो ए इज द करेक्ट आंसर. The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing. ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हीलियम और ऑक्सीजन हम लेके जाते हैं, तो बेसिकली ये पूछा गया है कि नाइट्रोजन को अब जो है क्या कर दिया गया है? एलिमिनेट कर दिया गया है, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है विद अदर इनर्ट गैस. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर सोल्यूबल इन अवर ब्लड देन हीलियम. ये मोर सोल्यूबल है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से सोल्यूबलाइज हो जाती है. हीलियम इज लेस सोल्यूबल इन अवर ब्लड. तो हम जो कंपोनेंट यहां पर यूज करते हैं फॉर द डीप सी डाइवर, दैट इज हेलियोक्स. तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म अ हेलियोक्स. तो यहां पर जो हमने नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन यूज किया है वो है हीलियम. ए इज द करेक्ट आंसर. स्विमिंग पूल अपीयर शैलोअर देन दे एक्चुअली, बिकॉज जो हमारे स्विमिंग पूल्स होते हैं, आपने देखा जब आप इनमें एंट्री करते हो तो आपको इनका सरफेस थोड़ा शैलो नजर आता है. क्यों? बिकॉज जब यहाँ पर लाइट जो है पास करती है और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है, तो इसकी वजह से जो आप देखेंगे यहाँ जो वर्चुअल इमेज बनती है वो थोड़ा सा ऊपर बनती है. यू नो दैट कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होता है, जिसकी वजह से जब लाइट यहाँ पर पास करती है तो वो वाटर में जाके अपना पाथ डाइवर्ट कर लेती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन. तो जो यहाँ पर बॉटम होगा स्विमिंग पूल का, जो रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, वो स्विमिंग पूल के बेड को हमें क्या करेगी? थोड़ा सा ऊपर करके शो करेगी ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? और रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू द डिफ्टिंग और ड्यू टू द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर टू वाटर. तो बी इज द करेक्ट आंसर.
विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर, वेपर एंड डस्ट। हमने अभी बात किया था कि जो हमारी लेयर होती है जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो उसमें से जो हमारे वाटर वेपर होते हैं और डस्ट होते हैं जिनकी वजह से फिर क्लाउड फॉर्मेशन भी होती है, तो वो हमारा किस उसमें होता है, ट्रोपोस्फेयर में। तो जो हमारी सबसे टॉप मोस्ट सबसे फर्स्ट लेयर होती है, फ्रॉम नीचे से हम देखेंगे फर्स्ट लेयर, तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हमारे क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है। आपने देखा है जितनी भी एयर फ्लाइट्स है वो सब स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है, और ओजोन लेयर भी हमारी कहां पर ही होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है। तो जो क्लाउड और वाटर वेपर और डस्ट होते हैं वो सब कहां होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट डिसॉल्व इन ऑक्सीजन ओशियन वाटर। जो हमारे सी वाटर में जो केमिकल्स यहाँ पर डिसॉल्व होते हैं जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इन सब में से सबसे ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कौन होता है, तो बेसिकली क्लोरीन भी होता है, कैल्शियम भी, लेकिन जो सबसे अबेंडेंट होता है सोडियम से भी वो है हमारा क्लोरीन। लाइक क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो सबसे जो ज्यादा आयंस मिलेंगे आपको ओशन वाटर में वो क्लोराइड आयन होंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। यू यूज अ हाइड्रोमीटर टू चेक द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन योर कार बैटरी। अगर आप अपने फ्लूइड की, यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं अपनी बैटरी में वो एक फ्लूइड है, तो आप उसकी अगर मेजर करना चाहते हैं कंडीशन, तो हाइड्रोमीटर क्या मेजर करने के काम आता है, तो बेसिकली हाइड्रो मीन्स वाटर, और ये वाटर की क्या मेंशन करेगा, डेंसिटी। तो इट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेसिकली जो आप हाइड्रोमीटर यूज करते हैं टू चेक इन द बैटरी, दैट विल मेजर द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मैराथन इज टू रेस, जैसे मैराथन इज रिलेटेड टू रेस, वी कैन से दैट मैराथन इज रिलेटेड टू रेस, तो हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप। जब आपने एनिमल्स को देखा होगा, दे टेक द लॉन्ग स्लीप ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे आंट्स होती हैं, पोलर बियर होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जब ये विंटर में स्लीप ले लेते हैं, उस कंडीशन, उस स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो अगर आपका मैराथन इज रिलेटेड टू रेस, तो हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू स्लीप। जैसे कि समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं, जब कुछ एनिमल ड्यू टू द लॉट्स ऑफ हीट और वार्म वेदर की वजह से समर में सो जाते हैं इनटू द डीप होल्स, लाइक डेजर्ट में जो सैलेमेंडर होते हैं, स्नेक होते हैं, वो डीप होल्स में जाके सो जाते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर द मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका आज आउट ऑफ 50 कितना स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते थे, वीडियो आपको कैसी लगी। योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, you can download our app from Google Play Store. Thanks for watching. See you soon with the next video. Bye bye.